नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द पढ़ाकू ऑफिशियल पे। और आज हम कक्षा 10 की पुस्तिका एनसीईआरटी पुस्तिका आर्थिक विकास की समझ का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी भी बजा तो जरूर बजा दें, कारण कि हम संपूर्ण एनसीईआरटी कवर कराने वाले हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और हम यहाँ यूपीएससी जीएस जीके के क्वेश्चन भी लाते रहेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी लाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम पाठ के नाम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पाठ का नाम में ही सब कुछ सार छुपा रहता है। देखिए, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। इस पाठ में हम वैश्वीकरण के विषय में पढ़ेंगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ते प्रभाव के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम ये जान लें, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। अपने देश की अर्थव्यवस्था को यदि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ हम एकीकरण करेंगे तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण का नाम दिया जाएगा। जैसे कि मान लें कि भारत में कृषि उत्पादन अधिक है तो वो विदेश में निर्यात होता है, तो ये भी वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया हुई। अर्थव्यवस्था यानी धन से संबंधित व्यवस्था, बाजार तंत्र आदि अर्थव्यवस्था में इसका समावेश होता है। अगला टॉपिक है हमारा उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों के हटाना। यदि सरकार कुछ छूट छाट देती है तो इसे हम उदारीकरण कह सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती है, जैसे कि अमेजोन हुई और अपना ये गूगल हुआ। ये सब भी कैसी कंपनियां हैं? बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये, जैसे ऑडी। कारों की भी बहुत कारों की भी बहुत कंपनियां हैं जो भारत में आके अपना निर्माण करती है, भारत में आके अपना व्यापार करती है। ऑडी, मैकडोनल्ड लेगी क्या, बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में आकर अपना व्यापार करती हैं, तो इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन एवं उत्पादन पर नियंत्रण के तरीके स्थापित करने के तरीके। स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करते हैं। ये संयुक्त उत्पादन के लिए स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशक धन तथा उत्पादन के नवीन प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। जब कोई यहाँ का व्यक्ति चालू करता है धंधा, तो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी भी उसको सपोर्ट करती है कि तुम यहाँ चालू करो हमारे नाम से। तो इसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने धंधे का उद्भव। स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। जैसे इसे इसका आप उदाहरण ले लें, वॉलमार्ट कंपनी जो अमेरिका की एक प्रख्यात कंपनी है, उसने भारत की फ्लिपकार्ट को खरीद लिया और उसके उत्पादन का प्रसार कर रही है। ये भी उनकी रणनीति होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना, यानी काम तो वो खुद का करेंगे, परंतु जो उनका काम है अपने नाम से बेचेंगे, परंतु अपना काम किसी और से करवाएंगे उनको ऑर्डर देकर, यानी पैसे तो देंगे ही ना भाई। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी एवं आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है, जिससे दूर दूर स्थानों पर उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तीन काम करती है। या तो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करती है, या तो उन्हें खरीद लेती है, या फिर उनके साथ साझेदारी करती है। ये तीन तरीके हैं जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना क्षेत्र विस्तृत करती हैं। अब हम विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण विषय के बारे में जानेंगे। एक देश दूसरे देशों के साथ वस्तु व सेवाओं का आयात निर्यात करता है, इससे एकीकरण होता है, वैश्वीकरण होता है। वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार के बीच आवागमन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाजार में वस्तु की विकल्प बढ़ जाते हैं, इससे ये होता है ग्राहकों को फायदा होता है। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है, ये भी वैश्वीकरण के प्रभाव पड़ते हैं। दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। तो किसको जोड़ता है? विश्व के बाजारों को। यह भी एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया का ही भाग है। व्यापार अवरोधक तथा इनका महत्व। वे नियम तथा
कानून जो देशों के बीच आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं, वे व्यापार अवरोधक का कार्य करते हैं और इनका महत्व भी हम अभी जानेंगे। सरकार व्यापारक अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए निर्णय के लिए कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी और देश से हमारे लिए सामान आता है, उस पर या तो वो आयात शुल्क अधिक कर देगी या फिर किसी भी तरह पे उसका आयात रोक देगी, तो उसे हम कहते हैं व्यापार अवरोधक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवरोधक। अब हम विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकारें द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क परिवहन, मनोरंजन एवं शैक्षिक सेवाएं उपलब्ध हो, ऐसे क्षेत्र बनाती है जिन्हें हम विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और वहाँ पे आकर बहुत सारी कंपनियां जैसे गूगल हुआ अपना, वहाँ पे आकर अपना औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करती हैं, जिससे हमारे देश का विकास होता है या उस क्षेत्र का विकास होता है। ये सब तो समझ लिया, परंतु वैश्वीकरण का हमारे देश में प्रभाव क्या पड़ेगा, ये महत्व का है। कारण कि वैश्वीकरण क्या है ये सब अच्छा अच्छी तरह समझ गए, परंतु इसका प्रभाव क्या है, जब तक आप इससे अनभिज्ञ होंगे तब तक आप अर्थशास्त्र की मूल शाखा से अनभिज्ञ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होता है, ग्राहकों को लाभ प्राप्त होता है, उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प होते हैं, ग्राहक फायदे में रहते हैं, अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं, विदेशी निवेश में वृद्धि होती है, उद्योगों और सेवाओं के नए रोजगार उत्पन्न होते हैं, शीर्ष भारतीय कंपनियों में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है और इन कंपनियों के बीच नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पादन प्रणाली के निवेश कर अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है, बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है, सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया गया है। तो ये सब प्रभाव है। वैश्वीकरण से लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है, परंतु लाभ ज़्यादा होता है। तो आज हमने वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था संपूर्ण चैप्टर को संक्षिप्त में समझा, और यदि आप पूरी एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आर्थिक विकास की समझ के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसके बाद हम कक्षा 10 के विज्ञान की श्रृंखला भी चलाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।